उदित राज जी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत से बन गई। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और मंत्रिमंडल भी बन गया। आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, एक दलित चेहरा है, लेकिन आप सरकार का हिस्सा नहीं हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारी सक्रियता नहीं है, इसलिए यह प्रश्न भी अपने आप में सही नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का चेहरा नहीं हूँ। दलित चेहरा आप कह सकते हो, मीडिया लिखती रही है, 15-20 साल से लिखती रही है, आज से नहीं लिखती रहती है। पार्टी बड़ी है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और जो भूमिका मुझे दी गई है नॉर्थ वेस्ट का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का, मैं उसको देख रहा हूँ। बाकी जो हमारा खुद का अपना संगठन है 97 में, जिसकी स्थापना मैंने किया था, परिसंघ, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, वो सामाजिक आंदोलन है, वो तो चल रहा है। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, जो भूमिका पार्टी ने हमें दिया, मैं उसको निभा रहा हूँ। बाकी पार्टी जिम्मेदारी देगी, उसे जब उचित लगेगा, जो जिम्मेदारी देना होगा, मिलेगी। दिल्ली में ही जैसे कुछ पार्टी के प्रवक्ता रहे, उनको मंत्री पद मिल गए। विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। तो क्या इसको देखा जाए कि मतलब जो दलित, जो सबका साथ सबका विकास की जो बातें हैं, वो ईमानदारी से उसका। देखिए, ऐसा है कि सभी को मौका मिलता है और रोटेशन से भागीदारी दी जाती है। और ये सच्चाई है इस देश में कि दलित किसी भी पार्टी में, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी में हो, या एनसीपी में हो, या इवन बीएसपी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, तो जो ऐतिहासिक कारण है उसकी पिछड़ने का, तो वो सब में परिलक्षित होते हैं। हाँ, कुछ पार्टियां ज़्यादा उनको हिस्सेदारी देती हैं और प्रोत्साहित करती हैं, कुछ कोटा भरने तक के लिए ही करती हैं। अब कोटा है तो सबको भरना पड़ता है कोटा। बहुजन समाज पार्टी भी कोटे के अतिरिक्त सीटें नहीं लड़ा पाती है। तो एक ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है, जो इतने कम समय में नहीं दूर होंगे। और यही कारण है कि देश हमारा पिछड़ा, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए समाज थे। हजारों वर्ष देश हमारा दूसरों का गुलाम था। तो कारण मुख्य यही था कि जब 1000 जातियों में पूरे समाज को बांट दो तो लड़ने वाला कोई बचा नहीं। कोई कपड़ा धोने वाला हो गया, कोई लोहे का काम करने वाला हो गया, कोई बर्तन बनाने वाला हो गया, कोई चमड़ा का बना रहा है, कोई बाल काटने का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है। तो उनको यह बता दिया कि तुम्हें अपनी जाति तक ही सीमित रहना है, उसी काम में ही तुम्हारा गुजारा है, यही तुम्हारा पेशा है। इसलिए तो यह देश हजारों वर्ष तक गुलाम था। कारण यह भी था कि जाति के आधार पर जो बंटवारा है, बंटवारा भी मैं समझता हूँ कि है, लेकिन उसका भी जो कुप्रभाव है कम किया जा सकता है अगर भागीदारी निश्चित कर दी जाए। इसलिए जातियाँ तो टूटेंगे नहीं जल्दी, मेरा सवाल इसलिए जातियाँ यही टूटेंगे है। नहीं। मेरा सवाल इसलिए था कि जब सबका साथ सबका विकास नारा है और जब देने की बारी है और मौका है, दिया जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, भागीदारी दी गई है और 12-13 मंत्री हैं, केंद्र में 12-13 मंत्री हैं, तो भागीदारी मिली है। आप यह नहीं कह सकते कि भागीदारी नहीं मिली है। दयाशंकर पांडे का जैसे प्रसंग था, उन्होंने मायावती जी के खिलाफ अपशब्द कहे, और लेकिन मायावती की हार के बाद उन्हें अगले ही दिन पार्टी में वापस ले लिया गया। तो इसको क्या माना जाए? देखिए, ऐसा है कि अब क्या परिस्थिति उस समय रही, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई जानती है। किन परिस्थितियों में उनको शामिल करा दिया वो जानते हैं। तो इसका जो जवाब है वो मैं नहीं दे पाऊँगा, चूँकि पूरे तथ्य को मैं जानता नहीं, और ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। और जिस सवाल से मैं जुड़ा नहीं, जिस समस्या या घटना से हमारी कोई ज़मीनी पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं, तो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं। नहीं, सवाल इसलिए है कि चूंकि आप दलित चेहरा हैं, दलितों के सम्मान के लिए
आत्मसम्मान के लिए आपने खुद की अपनी पार्टी बनाई थी। तो अब जब आप इस बड़ी पार्टी का हिस्सा हैं तो मैंने अपनी पार्टी जरूर बनाई थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, उस सब के लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। और इतनी बड़ी पार्टी हो, ये देश इतना बड़ा है, एक भूमिका सीमित हो जाती है। और जब मेरी खुद की पार्टी थी तो भूमिका असीमित जरूर थी, लेकिन जब बड़ी पार्टी होती है तो सबका अपना विभाग और सबकी अपनी भूमिका निश्चित की जा सकती है। अगर सभी ओवरलैप करने लगे तो बड़ी पार्टी का स्वरूप नहीं होता। उस पार्टी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मेरा पूरे देश में क्षेत्र बनता था, और भले पूरा देश क्षेत्र था, लेकिन वो ताकत नहीं थी हमें। तो यहाँ पर भले क्षेत्र सीमित हो, लेकिन भूमिका अदा करने के अवसर ज़्यादा होते हैं। संसद में जाकर के आवाज़ उठाने की बात है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर घटनाक्रम को मैं जानूँ ही उसका जवाब भी दूँ। नहीं, दलित आंदोलन के साथ जो अस्मिता की बात है, सम्मान की बात है, तो कहीं ना कहीं जो मेन आरोप लगता है कि ब्राह्मणवादी समाज, मनुवादी व्यवस्था, उसी के खिलाफ चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, उन्होंने शुरुआत की। आपने भी दिल्ली के अम्बेडकर भवन में धर्मांतरण कराया 5,000 लोगों का। तो फिर क्या वजह रही कि मतलब जो एक पार्टी मानी जाती है कि ब्राह्मणवाद को प्रश्रय देती है, या मोटे तौर पर आलोचना की जाती थी कि बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, फिर आप उसी पार्टी का हिस्सा हो गए और जो फील्ड में काम कर रहे थे या कैडर के साथ थे, तो उस पर सवाल। मेरा अम्बेडकर भवन में जब हम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे तो योजना 10 लाख की थी, और लाखों लोग हुए भी थे। ये आंकड़ा आप दुरुस्त कर लीजिए, 5,000 नहीं। BBC लंदन ने 1 लाख बोला था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 50,000 बोला था, और काफ़ी लोगों को आने नहीं दिया गया, सीमाएं सील कर दी गई थी। किन लोगों ने? सरकार, उस समय जो भी सरकार थी उनके पास जो भी था। और जहाँ तक दूसरी बात है, बाबा साहब की बात है, तो कौन सा दलित भले अम्बेडकर के विचारधारा को मानते हैं, लेकिन सतही या सतह पे जाके देखेंगे तो अम्बेडकरवादी हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब आप धरातल पर या तह में जाएंगे तो देखेंगे जात पात के ऊपर वो भी नहीं उठ पाए हैं। क्या वजह है कि जब काशीराम जी ने शुरुआत करी तो एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कहार थे, नाई थे, खटिक थे, पासी थे, वाल्मीकि थे, धानुक थे, सभी बुनियाद में थे, सभी के नेतृत्व को डेवलप किया गया। लेकिन धीरे धीरे एक विशेष जाति की पार्टी बनती गई, बहुजन समाज पार्टी। 75 जिलों में से 70 जिले एक ही जाति के अध्यक्ष हुए। कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर एक ही जाति के अध्यक्ष रहे। कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष 2 प्रमुख होते हैं बहुजन समाज पार्टी में। तो ये अम्बेडकरवाद है। कम से कम मैं समझ सकता हूँ कि जाति नहीं समाप्त हो रही है, तो कम से कम भागीदारी तो देना चाहिए था। भागीदारी सभी जातियों को भागीदारी देते, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो जातियाँ छूटती गई, बिखरती गई, और 11 मार्च का जो परिणाम आया वो दिख गया। यही समाजवादी पार्टी ने किया, जिन्होंने नाम तो कहा समाजवादी और काम कर दिया कुछ और। तो एक विशेष जाति यादव भाइयों को छोड़ कर के बाकी जातियां कटती गईं, और अंत में ये सोशल इंजीनियरिंग जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो प्रचंड बहुमत लेकर के आई। मोदी जी का तो है ही है कि मोदी में हुआ चुनाव पूरा, जो केंद्र सरकार ने विकास किया उसका असर पूरा गया। तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, वो हमसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी कोई नहीं हो सकता है कि जिस संस्था को मैंने बनाया, परिसंघ, अनुसूचित जाति जनजाति परिषद, उस संगठन में 1 या 2% भी स्टेट की टीम और राष्ट्र की टीम में लोग नहीं।
क्योंकि हमने योग्यता के हिसाब से लोगों को रखा, जात के हिसाब से नहीं रखा। जिस उपजाति में मैं पैदा हुआ, किसी भी नेता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जातिवादी है या नहीं, या उसका चरित्र क्या है, समाज के प्रति क्या नज़रिया है, तो यह एक यहाँ से काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि उसके इर्द गिर्द दोस्त कौन, उसकी टीम में कौन लोग, जिस संगठन का वो मालिक है या जिस संगठन को वो नियंत्रित करता है, उस संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, उनकी लिस्ट उठा करके विश्लेषण कर लिया जाए तो पता लग जाएगा कि वो जाति के ऊपर उठ चुका है नहीं। तो परिसंघ जो मेरा संगठन है, अगर उसके पूरे नेशन की टीम को, प्रदेश की टीम को, ज़िले की टीम को उठा करके देखा जाए तो जिस उपजाति में मैं पैदा हुआ था उस उपजाति के 1-2% भी शायद लोग नहीं होंगे, लेकिन सुश्री मायावती की जाति ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए जिम्मेदारी की, भागीदारी की, जिला अध्यक्ष की, प्रदेश की टीम में कोऑर्डिनेटर का, तो 90% तक उन्हीं के स्वजाति में। तो वो अम्बेडकरवाद कहाँ, अम्बेडकरवादी तो मैं हुआ, सुश्री मायावती अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। शुरू में कहा मैं तुम्हारी हूँ, कुमारी हूँ, चमारी हूँ, कह दिया। समझ में आता है कि लोगों को जगाने के लिए एक मंत्र उन्होंने खोजा, लेकिन लास्ट तक वो आपके व्यवहार में परिलक्षित होता रहा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी मैं हूँ, मैं अपने बूते पर आंदोलन खड़ा किया। आप जो लोकतंत्र में संख्या तंत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, चूँकि आपने स्वीकार किया कि आपका जो उपजाति है उसकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है गणित के हिसाब से, तो क्या ये भी एक वजह कि आप बीजेपी में आने के बाद भी थोड़ा सा न्यायपूर्ण सम्मान नहीं हो रहा है? वो तो ठीक है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 22% दलित हैं उत्तर प्रदेश में, मान लेते हैं 8% दूसरे हैं या 10% दूसरे हैं, तो 10% भागीदारी दूसरों को देते तो ये दुर्दशा न होता। जो अल्पसंख्यक जाति है, कम संख्या जाति है, उसके अनुपात ही उसको दो। पता लगा कि खटीक को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, पासी को नहीं दे रहे हैं, वाल्मीकि को नहीं दे रहे हैं, धानुक को नहीं दे रहे हैं, कोरी को नहीं दे रहे हैं, धानक को नहीं दे रहे, वो मेरे पास भाग के आ रहे हैं, कहते देखो साहब देखो। तो खैर मैं उसका समाधान नहीं हूँ, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी है उसके अनुपात तो उनको भागीदारी देनी चाहिए थी। तो स्वर्ण समाज तो दलित को एक वर्ग में ही वर्गित कर देता है कि ये दलित हैं, तो दलितों में जो जातियों का वजह क्या मानते हैं, आपकी एकता क्यों नहीं? दुर्भाग्य है, स्वर्ण समाज को भी देखना चाहिए कि भागीदारी इनको मिले, जिनकी जितनी ज़्यादा। लेकिन दलितों के अंदर ही उपजातियाँ और जातियों का आपसी जो वर्चस्व या संघर्ष या वो क्या, वो एक क्यों नहीं हो जाते हैं, एक ही वर्ग, उनकी मजबूरियाँ क्या देखिए, है? एक बात है कि हजारों वर्ष या 2000 और 3000 वर्ष की कोड़ एक जन्म में नहीं जाने वाली, टाइम तो लगेगा। कौन है जो बहुत पढ़ा लिखा है वो ये कहता है हम जात पात नहीं हैं, उससे 2-3 सवाल आप कर लिया करिए कि आपकी शादी किस जाति में हुई, तो अपवाद को छोड़ के कहेगा तो जात पात तो हम मानते नहीं, लेकिन जात हमारी है, उसी में शादी है। उससे कहा जाए अगर एजेड है कि तुम्हारे बच्चे और बेटे बेटियों की शादी किसी को, तो 99.99% पता लगेगा कि उसी के जाति में शादी, और फिर भी वो कहेगा कि जात नहीं मानते। ये दोहरा चरित्र का समाज है, फिर भी कहेगा नहीं मानते हैं जात। तो इस दोहरे चरित्र के जो वैचारिक तौर पे या धारा के तौर पे जो सबसे बड़े आरोप लगते हैं वो संघ परिवार पर लगते हैं। देखिए, यहाँ संघ परिवार का चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, न उनका कोई मैं जवाबदेही हूँ, मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन यहाँ दलित आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, तो और ये बात कर रहे हैं कि सवर्णों को भी दलितों को समावेश देना चाहिए उनकी संख्या देखते हुए। ये नहीं हो पाता। कई डोमिनेंट कास्ट हैं दलितों में, ओबीसी में, वो ज़्यादा हिस्सा मार लेती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या कोई पार्टी, ज़्यादा हिस्सा मार लेती है क्योंकि मुखर होती है, सरकार पे आते हैं जो नई मुखर होती हैं जो। नई सरकार लेकिन बनी, इसको देखना चाहिए जी, जैसे योगी जी अभी मुख्यमंत्री बने
वो भी सन्यासी हैं, भगवाधारी हैं। तो एक खास प्रमाण, प्रतीक, फिर गोरक्षा, गाय, ये सब, तो ये मुद्दे दलितों से भी जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा से भी जुड़े हैं, उनकी आशंका से भी जुड़े हैं। देखिए ऐसा है, दलित की अपनी अलग विचारधारा है, उनकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा है वो एक है। देखिए राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं या उद्देश्य होते हैं उससे सहमति होना चाहिए। व्यक्तिगत ज़िंदगी में कोई क्या पहनता है, खाता है, किस विचारधारा को मानता है, कोई फूले को मानता, कोई साहू को मानता, कोई दीनदयाल उपाध्याय का पुजारी है, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुजारी है, कोई नेहरू का है, कोई सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है, कोई भगत सिंह का हो सकता है। ये विचारधारा की बात है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव में अनेकता नहीं होना चाहिए, वहाँ पर मतभेद नहीं होना चाहिए। बाकी पूजा पाठ, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई भगवा पहनता है, कोई कोट पहनता, कोई पैंट पहनता है, ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं, वो तो विविधता है, समाज में विविधता रहनी भी चाहिए। बात यह है कि जो मूल जो मानवीय सिद्धांत है या समानता की बात है, समता की बात है, तो जब देने की बात है या न्याय करने की बात है तो वो उतना हो नहीं पाता है। देखिए मैंने कहा हजारों वर्ष की ये समस्या है, आज की नहीं। इस देश में एक भी कारपोरेट हाउस दलित का नहीं। इस देश में फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर एक्ट्रेस स्टाफ वाला नहीं। 150-200 यहाँ से हजारों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, किसी कंपनी में कोई दलित नहीं होगा। कितने न्यूज़पेपर हैं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, किसी का सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या न्यूज़ एडिटर नहीं है, दलित नहीं। प्रिंट मीडिया में भी कोई दलित एडिटर नहीं है और सीनियर पोजीशन पर नहीं मिलता, जूनियर पर भी नहीं मिलते हैं। और जितने यहाँ पर जो प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ है या फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, कैपिटल मार्केट है, दलितों की भागीदारी नहीं, शून्य के बराबर। ये हजारों वर्ष का समस्या है और एक जन्म में जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं। आपने जब फील्ड में काम किया तो दलितों और मुस्लिमों के गठजोड़ के लिए भी प्रयास किए, लगा भी साथ आ रहे हैं। तो अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है तो मुस्लिमों के बूचड़ खाने की समस्या रही है, उसमें आशंका है, 3 तलाक का मुद्दा है। तो ये आप किस तरह से देखते हैं? मतलब देखिए ऐसा है कि क्या सरकार वाकई जो वादा किया है सबका साथ सबका विकास वो कर पाएगी या कर पा रही है? नहीं, मुस्लिम समाज के जहाँ 3 तलाक की बात है, हम थोप तो नहीं रहे हूँ, उनकी महिलाओं की आवाज़ है, तो महिलाओं की आवाज़ अगर दुरुस्त है तो उसको समर्थन देना क्या उनसे गलत बात है? पाकिस्तान में भी 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, नहीं, वो तो और कई जगहों पे नहीं होना चाहिए। उसमें तो इससे सबका साथ सबका विकास में और इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। जहाँ तक बूचड़ खाने की बात है कि आप लाइसेंस ले और काम शुरू करो, या काम अगर आपका चालू है, लाइसेंस है, तो आपको कोई बंद करने वाला नहीं। जैसे पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद शमशान की बात की, कब्रिस्तान की बात की, बिजली में भी दिवाली की बात की, रमजान की बात की, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की तो कोशिश हुई और उसका परिणाम प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा तो फीडबैक के आधार पर कहा, शिकायतें रही तब तो कहा है। लोकसभा चुनावों में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आज भी मुझे अछूत समझा जाता है। तो अगर सामाजिक समीकरण से देखा जाए या समाजशास्त्र से देखा जाए तो उनकी जाति, जो आपने जाति की बात की, उपजाति की बात की, उस वर्गीकरण में वो अछूत श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फिर ये आप उसको क्या मानते हैं? नहीं, जिस तरह से उनको कहा गया था, कहने वाले के मंतव्य को और उसकी जो सोच को उन्होंने बोला था, वो तो प्रियंका गांधी जी ने बोला ये नीची सोच है, वो उन्होंने सोच की बात की, लेकिन उन्होंने सीधा उसको जाति में परिवर्तित कर दिया है। नहीं, प्रधानमंत्री जी समझते हैं अच्छी तरीके से, इतना विजनरी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला कोई। तो जो प्रियंका जी ने कहा उस पूरे बयान के हिसाब से समझ कर के ही तो बोला होगा। और दूसरी बात, वो बात बीत गई। अभी नए फैसले पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के ऋण माफ़ कर दिए। आप रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, तो जो राजस्व
की बात है या राजस्व राजकोष पे बोझ की बात है, वो कैसे पूरा होगा और ये कैसा क्या मानते हैं? राजस्व इकट्ठा करने के बड़े तरीके किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाए तो हमारे राजकोष में घाटा हो जाए। मैनेजमेंट की बात है, टैक्स वसूली बहुत नहीं हो पाती, तमाम सारे ट्रांजैक्शन आउट ऑफ बुक्स होते। अगर सारे ट्रांजैक्शन के लेन देन को किताबों में ला दिया जाए और सही रूप से आधा भी 50% भी सही रूप से टैक्स का रियलाइजेशन हो जाए तो ये कोई बड़ी राशि नहीं है जो कर्ज माफ़ी में गई है, इसकी भरपाई हो सकती है। जैसे आपने अपनी पार्टी बनाई, दलित आंदोलन से जुड़े रहे, अभी भी आप फील्ड में सक्रिय हैं, तो बीजेपी में आने का जो आपका फैसला है, आप उससे संतुष्ट हैं? और ये जो सबका साथ सबका विकास है, ये न्याय होगा? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया था उसको धरातल पर उतारा जा रहा है, और जो हमारा सामाजिक आंदोलन था 97 में यथावत चल रहा, वो चलता रहेगा। और कई कारण, एक तो कर्मचारी अधिकारी का है जो कि राजनीतिक नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, बाबा साहब के विचार, जात विहीन समाज की स्थापना और समानता सम्मान का एक सामाजिक आंदोलन है, वो चलता रहेगा, परिसंघ चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो कोई विरोधाभास नहीं है मेरे राजनीति में किसी पार्टी में जाना या अपनी पार्टी बनाना और परिसंघ, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और एक राजनीतिक संगठन का हिस्सा मैं हूँ। एक सवाल और कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो दलित रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, तो उसमें है खबरें हैं कि यूजीसी की तरफ से ग्रांट रोक दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं संदेश शायद ये मान के कि समाज में दलितों को लेकर टकराव की स्थिति ना बने, वर्गों को लेकर, इसको कितना सही मानते हैं आप? अगर ऐसा है तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा, और जहाँ दलित हित की बात है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा और सरकार उसको दुरुस्त करेगी। एक और सवाल, जैसे गुजरात का मसला था, गोरक्षा आंदोलन चले, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद के जो प्रतीक कहे जाते हैं वो समाज में आ रहे हैं, मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं वो, तो उसमें दलित एक खास तबके से जुड़े हैं, पेशे से जुड़े हुए हैं। गुजरात में दलितों की पिटाई भी हुई, तो ये जो खतरे, आपको नहीं लगता कि थोड़ा बढ़ भी गए हैं ये खतरे, और बढ़ रहे हैं और प्रमाण देखिए, आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने केस के ऊपर बयान दिया था कि 80% एक जो गौरक्षक हैं ये असामाजिक तत्व हैं। अगर ऐसी घटना ऐसी गुजरात में घटना हुई तो सरकार सख्त कदम उठाएगी, उनको ज़रूर दंडित करेगी। अभी राजस्थान में ही एक मौत हो गई, गोरक्षक, उन्होंने उपद्रव की वजह से हमला किया। तो मेरा सवाल ये है कि जो संस्कृति में जो पीछे छूट गई थी, आधुनिकता में जो प्रतीक प्रमाण थोड़े से दूर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जब एक विचारधारा और एक ही सत्ता केंद्र में आ गई है, तो उन चीज़ों को दोबारा से कहीं ना कहीं थोपने की हद तक ये दौर है, दौर चलते रहते हैं। पूरी दुनिया में भी दौर ऐसा चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है। तो समाज में साइकिल घूमती रहती है, तो कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं। जो वंचित तबका है या जो हाशिए पर पड़ा है या जो समाज में प्रतिनिधित्व उसका उस तरह से हो नहीं पा रहा है या मानवीय न्यायपूर्ण उसका जीवन नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वही चीज़ें दोहरा कर आ रही हैं तो फिर थोड़ा चिंता देखो, की तो बात दलितों को है। कोई आसानी से देगा नहीं, दलितों को एक होना पड़ेगा। क्या एक होने के लिए कुछ कर रहे हैं? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना करके अपने फ़र्ज अदायगी को कर देते हैं। आपने देखा प्रॉफिट मोहम्मद का कोई चित्र बनता है, जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की विचारधारा मुस्लिम समाज में कितना गहराई में पहुंची। तो उसी तरीके से दलित समाज के लिए विशेष रूप से काम किया था, पूरे राष्ट्र के लिए तो किया ही था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए किया था। तो क्या ये दलित पूरे महीने, और पूरे महीने ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती रहती है देश में, इधर उधर संस्थाओं के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा,
सरकारी विभागों में जो एसोसिएशन वो करते रहते हैं। पूरा लगभग 15 दिन 20 दिन तक तो समाज में भी होता रहता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन मनाने की बात, लेकिन मानते कितना है अंदर? भाषण तो सब उछल उछल के देंगे कि बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ है, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूंगा नहीं। भाषण में सभी उल्लेख करेंगे। भाषण में भी कहेंगे बाबा साहब चाहते थे कि जाति विहीन समाज की स्थापना इस देश में, लेकिन मंच पर भाषण देने के अलावा खुद वो जाति में विशेष में हैं। तो बाबा साहब के विचारधारा को मानने की बात हो। तो ये आरोप तो आप पर भी लग सकते हैं कि आपने भी जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया आप उस पर चले, धर्मांतरण तक भी कराया, संगठन बनाया, पार्टी बनाई, लेकिन फिर एक बड़ी पार्टी का आप हिस्सा हो गए। नहीं, वो अलग बात है। राजनीतिक बड़ी इसमें तो हजारों जातियां हैं, हर पार्टी में। बीएसपी में हजारों जातियां हैं, तो उदाहरण ही आपने गलत चुना है। बात व्यक्तिगत जीवन की है, सामाजिक जीवन की है। राजनीतिक जीवन में को सामाजिक जीवन को बराबर मत कर दीजिए। राजनीतिक जीवन में आज हमारे बारे में लिखा जा रहा है कि डॉक्टर उदित राज ने समझौता कर लिया, मनुवादी बन गया, पूजा पाठ सारा करने लगा। मैं बुद्धिस्ट होकर के मैं ये कहूँ कि चाहे मायावती हूँ, चाहे काशीराम हूँ, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, जब मंत्री बनता है, एमपी बनता है, तो ईश्वर की शपथ खाता है कि नहीं खाता? गीता को कसम खाता कि नहीं खाता? तो मुसलमान क्या वो मनुवादी बन गया? तो चूँकि जब राजनीतिक जीवन में आप जाएंगे तो जैन मंदिर में भी जाना पड़ेगा, हिंदू मंदिर में जाना पड़ेगा, और गिरजाघर में भी जाना पड़ता है, मुस्लिम समाज से भी पूछना पड़ता है, सभी के धर्मों को पूरा आदर करना पड़ेगा। तो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए। और सुश्री मायावती ने जब ब्राह्मण सम्मेलन कराया था 2005 में लखनऊ में, तो शंख बजाए गए थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, सारा तंत्र मंत्र उसी मंच पर हुआ था जब मायावती बैठी हुई थी, और बीएसपी के ऑफिस में हुआ था, बीएसपी के मंच में हुआ था। लेकिन बीएसपी के जो कार्यकर्ता, उनका दोहरा मापदंड। उदित राज सही काम भी करे तो गलत नज़र आता है, सुश्री मायावती गलत काम करें तो भी सही नज़र आता है। तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये मंच पर नारा दिया गया था, और वहीं पर ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा था। उसी ब्राह्मण सम्मेलन में सुश्री मायावती बैठी हुई थी। तो जो दूसरे अम्बेडकरवादी हैं, जो बीजेपी कांग्रेस में है, या समाज में हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने तो आरोप नहीं लगाया। लेकिन बीएसपी के समर्थकों ने उसको उस तरह से कहा कि जैसे काशीराम जी उदाहरण देते थे पहन के कि समाज इस तरह से संरचना में बटा हुआ है, खड़ा मैं इसको क्षैतिज करना चाहता हूँ। तो जो वर्ग कुलीन तंत्र या अभिजात्य माना जाता था, अगर वो एक ही मंच पे आके प्रशंसा में या सहयोग की बात कर रहा है, तो ये तो समाज की दूरी घटने वाली सहयोग बात लेना और देना दोनों चाहिए। सहयोग लिया ना उन्होंने, मैं भी सहयोग ले रहा हूँ, संसद में पहुंचकर आवाज़ उठा रहा हूँ। क्या फ़र्क? यही है कि हम करें तो बुरा, वो करें तो ठीक। एक मायावती जी के आरोप लगता है, जो विश्लेषण में आता है कि जो बहुजन समाज से वो सर्वजन समाज की बात हुई, तो आपको क्या लगता है? मतलब एक जो राजनीतिक ताकत तो थी, ये उनका अपना नज़रिया है पार्टी चलाने का, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जब शुरू में उन्होंने कहा कि ये बहुजन ही होगा, दलित ओबीसी ही होंगे, लेकिन बाद में स्वरूप को बदला। पहले तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार कहा, बाद में तिलक तराजू तलवार वाले सब आए। एक आखिरी सवाल, आप अपने अनुभव से, चूँकि फील्ड में भी काम किया, राजनेता भी रहे, कर भी रहे, तो दलित तो एक आबादी बड़ी तो है, तो दलितों को मतलब अपनी अलग पार्टी के साथ ताकत बनना चाहिए, या जो मुख्यधारा का हिस्से बन के वहाँ अपनी साझेदारी हिस्सेदारी रखनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ का, और यह मुमकिन नहीं है कि दो ही पार्टी सिस्टम हो। अमेरिका नहीं हो सकता, वहाँ भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। यूरोप में भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम, खिचड़ी सरकारें वहाँ भी बनती हैं। जनतंत्र कहाँ वहाँ पर कहीं ज़्यादा मैच्योर है, स्वस्थ है। तो ये कोई असाधारण बात ही नहीं, सुविधा के हिसाब से
जिसको जो जहाँ अच्छा लगता है, जिसकी राजनीतिक सुविधा जहाँ होती वहाँ जा सकता है। उदित राज जी, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।